आज हम सॉलिड स्टेट में अगला टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सॉलिड या ठोसों में चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। तो देखिए, जो परमाणु होता है, आपको पता है परमाणु में केंद्र में नाभिक और उसके चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी कक्षाओं में। अब जो ये परमाणु होता है इसका खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है। कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु में, ये इस परमाणु के चारों तरफ इस तरह से गति करते हैं और इस गति को हम बोलते हैं कक्षीय गति। तो कक्षीय गति बोलते हैं इसे। और दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी, जो ये एक, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और ये अपने अक्ष पे इस तरह से गति करेगा घूमता हुआ, तो इस गति को बोलते हैं चक्रण गति। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपको पता है, एक तो चारों तरफ चक्कर लगाती है और एक अपने ही अक्ष पर गति करती रहती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ दो प्रकार की गति करते हैं, चक्रण गति और कक्षीय गति। इन दोनों ही गतियों के कारण जो इस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, एक सूक्ष्म चुंबक की तरह उत्पन्न व्यवहार करने लग जाता है। अब ये चक्रण गति है, इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, अब चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ये एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। और आपको पता है सदिशों में क्या होती है, उनकी दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ उनमें क्या होती है, दिशा भी होती है। तो जो इस चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसकी दिशा होगी नीचे से ऊपर की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसमें उसकी दिशा हमेशा कैसे होगी, नीचे से ऊपर की तरह होगी। तो इस प्रकार से हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या मान सकते हैं, एक सूक्ष्म चुंबक मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसमें एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और दूसरा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण होता है। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान बहुत ही कम होता है। और इस जो चुंबकीय आघूर्ण है इसको अपन मापते हैं बोर मैग्नेटोन में। इसकी इकाई क्या होती है चुंबकीय आघूर्ण की, बोर मैग्नेटॉन। इसे अपन MB से प्रदर्शित करते हैं। और एक बोर मैग्नेटॉन होता है उसका मान होता है 9.27 × 10⁻⁻²⁰। इसका मान होता है 9.27 × 10⁻⁻² एम्पियर के, इसके बराबर इसका मान होता है। तो देखिए, इसमें हम लिखेंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह भांति व्यवहार करता है, जिसकी उत्पत्ति, इस चुंबकीय गुण की उत्पत्ति या सूक्ष्म चुंबक की उत्पत्ति के दो कारण हैं। पहला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और दूसरा अपनी अक्ष पर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, जो चक्रण अक्ष की दिशा में ऊपर से नीचे की ओर विन्यासित रहेगा। इस तरह से ये ऊपर से नीचे की ओर चक्रण अक्ष की दिशा में ये विन्यासित रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसका स्थायी कक्षीय व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होता है। और चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। और एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होगा 9.27 × 10⁻⁻² AM होता है। और इस चुंबकीय आघूर्ण के कारण ही प्रत्येक ठोस पदार्थ होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने 5 श्रेणियों में बांटा है और एक एक करके सभी श्रेणियों को पढ़ेंगे। तो पहले
चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के हो गए? ठोस पदार्थ। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं और इनमें सबसे पहला है, 5 प्रकारों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ। जो गुण है, कौन सा गुण? अनुचुंबकत्व, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। और इन पदार्थों को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे, उनको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। जो कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपना चुंबकत्व क्या कर देते हैं? खो देते हैं। इनकी क्या पहचान है? इनमें क्या होगा? कम से कम एक या एक से अधिक क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जिनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये अपना चुंबकत्व क्या कर देंगे? खो देंगे। तो क्या, कौन से पदार्थ कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। मतलब जब तक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, जब तक तो ये चुंबकीय की तरह व्यवहार करेंगे, और जैसे अपन चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। उदाहरण है इसके, वे अणु, परमाणु या आयन जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसके उदाहरण होते हैं। जैसे कि O2 ऑक्सीजन, Cu+2, Fe+3, TiO, Ti2O3 टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, VO2, ये इसके उदाहरण है। तो ये तो था पैरामैग्नेटिज्म। अब अगला है डायामैग्नेटिज्म। आइए देखते हैं। तो प्रतिचुंबक में देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या फिर डायामैग्नेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और यह गुण क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। अब कौन से जो परमाणु या अणु होंगे जिनमें कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित होंगे। कोई भी अणु या परमाणु जिसमें कि पूरे ही इलेक्ट्रॉन क्या है? युग्मित है, वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे। अब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण, जैसे कि ये कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में युग्मित है, तो आपको पता है इसका चुंबकीय आघूर्ण तो क्या लगेगा? ऊपर की ओर, और इसका तरफ किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। इस कारण से ये क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये गुण कहलाता है प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। तो अगला जो चुंबकीय पदार्थ है वो है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकीय पदार्थ और जो गुण है वो कहलाएगा लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म। और ये पदार्थ कहलाएंगे फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी स्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। मतलब एक बार इनको अगर चुंबकित कर दिया जाए तो ये स्थायी रूप से क्या बन जाते हैं? चुंबक ही बन जाते हैं। उन पदार्थों को हम बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें लिखेंगे हम वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल आकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी वो क्या गुण प्रदर्शित करेंगे? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कहलाते हैं और यह गुण होता है, यह लोह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म कहलाता है। इसके उदाहरण है कोबाल्ट, निकिल, गैडोलियम और क्रोमियम ऑक्साइड इसके उदाहरण। अब देखिए ऐसा कैसे होता है
तो ठोस अवस्था में ये लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन्स होते हैं, ये छोटे छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं। एक साथ छोटे छोटे से खंडों में क्या हो जाएंगी, समूहित हो जाती है इस तरह से। अब ये छोटे छोटे खंड है, मान लीजिए इस खंड का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ, और इनका क्या है, नीचे की तरफ है। अगर इस तरह से इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है तो क्या हो जाएगा, ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, अचुंबकीय होगा। परंतु जैसे ही हम इसको इस खंड को हम किस में रख दें, चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये जो खंड है, इन छोटे खंडों को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये छोटे छोटे खंड है, उनको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये सारे डोमेन है, 4 डोमेन बनाए हुए हैं। इन डोमेन्स को जब हम किस में रखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है इस तरह से अभिविन्यासित हो जाते हैं। ये मतलब सबका चुंबकीय आघूर्ण किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो गए हैं। और एक दिशा में अभिविन्यासित होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, अब स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे। तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, उनमें जो डोमेनों की व्यवस्था होती है वो इस प्रकार की होती है। सभी डोमेन्स होते हैं वो एक दिशा में ही होते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र हम लगाते हैं तो सभी डोमेन्स की दिशा क्या हो जाती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या हो जाती है, एक तरफ ही आ जाती है। तो ये व्यवस्था किसके लिए है, लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए ये व्यवस्था है। उनके डोमेन इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और डोमेन्स क्या होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या होते हैं, तो डोमेन होते हैं धातु आयन के छोटे खंड जो एक साथ समूहित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। छोटे छोटे खंडों के रूप में धातु आयन्स बढ़ जाती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, डोमेन्स कहते हैं। तो ये जो है लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनमें लोह चुंबकीय पदार्थों की तरह ही क्या पाई जाती है, डोमेन संरचना पाई जाती है। इस तरह की ये डोमेन संरचनाएं पाई जाती है। परंतु इनके जो डोमेन्स होते हैं, उनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, उनका अभिविन्यास, जैसे लोह चुंबकीय पदार्थों में हमने क्या पढ़ा था कि सबका अभिविन्यास एक दिशा में ही होता है, परंतु इनमें जो अभिविन्यास है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है। जैसे इस डोमेन का अभिविन्यास ऊपर है तो इसका क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, इसका ऊपर हो गया तो फिर इसका नीचे की तरफ हो गया। तो अब जो इसका चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है, ये नीचे है, तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ऐसे ही इस वाले के चुंबकीय आघूर्ण को ये वाला चुंबकीय आघूर्ण क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा। और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होने के कारण ही ये क्या, लोह चुंबकीय न होकर कैसे बन जाते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय के विपरीत बन जाते हैं। तो इन पदार्थों को अपन बोलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें अपन लिखेंगे, इनमें डोमेन संरचनाएं एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, अतः डोमेन क्षेत्र एक दूसरे की चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो कैसे पदार्थ कहलाएंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक या प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और इसके उदाहरण है MnO, और ये गुण है वो क्या कहलाएगा, प्रतिलोह चुंबकत्व कहलाएगा। अगला जो है, ये चौथे नंबर का था, अगला 5वें नंबर पे है फेरी चुंबकत्व। जो लोह चुंबकीय होने पर बोलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, और ये है फेरी चुंबकत्व। फेरी मैग्नेटिज्म। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो डोमेन संरचनाएं होती हैं,
उनका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में अनियमित रूप से विन्यासित रहता है। जैसे कि डोमेन संरचना है, इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो ऊपर की तरफ और इसका भी ऊपर की तरफ है। इसका नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से अनियमित रूप से ऊपर नीचे चुंबकीय आघूर्ण होता रहता है। तो इस कारण से ये एक दूसरे से क्या निरस्त भी नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका इससे निरस्त हो गया, तो ये क्या है, 2 तो नीचे है और 4 ऊपर है, आधे का तो निरस्त हुआ और आधों का क्या हुआ, निरस्त नहीं हुआ। तो इसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, रहेगा, मतलब ये चुंबक की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। तो इस तरह के को अपन बोलते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें अपन लिखेंगे, तो देखिए इनमें पदार्थ के डोमेनों के चुंबकीय आघूर्णों का संरक्षण समांतर व प्रति समांतर दिशाओं में अनियमित रूप से होता है। जैसे इसमें हो रहा है, फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और यह गुण फेरी चुंबकत्व कहलाता है। ये पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थों की तुलना में चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे तथा गर्म करने पर ये अपना चुंबकत्व क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इसके उदाहरण है फेराइट M+2 Fe2O3। यहाँ पर M की जगह Mg भी ले सकते हैं, Cu भी ले सकते हैं और जिंक भी ले सकते हैं। कौन सी अवस्था में लेंगे हम, +2 अवस्था में लेंगे। और दूसरा उदाहरण है मैग्नेटाइट Fe3O4। तो ये था चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों के प्रकार, जिसको हमने 5 प्रकारों में बांटा था। अगला टॉपिक देखिए, परावैद्युता या पायरो इलेक्ट्रिसिटी। जो पायरो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, ये पायरो शब्द है, ये ग्रीक शब्द पायर से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ फायर और फायर से मतलब है आग, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब है वैद्युता। अब देखिए, जो क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें ताप में परिवर्तन होने से, जब अपन क्रिस्टल जालक में ताप में परिवर्तन करते हैं तो कुछ परमाणु क्या करते हैं, अपनी स्थितियाँ परिवर्तित कर लेते हैं, और स्थिति परिवर्तित करने से उस पदार्थ में क्या उत्पन्न हो जाती है, उस पदार्थ की हो जाएगी, ध्रुवणता बदल जाएगी। क्योंकि पहले परमाणु की स्थिति अलग थी तो ध्रुवणता अलग थी, और स्थिति अब परमाणु की स्थिति क्या हो गई, अलग हो गई, तो ध्रुवणता भी क्या हो गई है, अलग हो गई है। और जैसे ध्रुवणता बदलेगी तो क्रिस्टल जालक में क्या उत्पन्न हो जाएगी, वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, और इस वोल्टता के कारण ही जालक में क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी, और इसे अपन बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ताप में परिवर्तन, अब ताप में परिवर्तन, अब ऊर्जा दी है अपन इस कारण से हुआ है, इसीलिए इसको पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब क्रिस्टल का ताप स्थिर रखने के लिए अपन क्या करेंगे, परावैद्युता का वोल्टता क्या हो जाएगी, जैसे ही क्रिस्टल का ताप अपन स्थिर रखेंगे तो परावैद्युता क्या हो जाएगी, घटने लग जाएगी, और इस कारण घटने लगती है, और जिसका कारण है क्रिस्टल में धारा का प्रवाहित होना। तो ये था परावैद्युता। अब इसके उदाहरण देखिए, परावैद्युता के उदाहरण है गैलियम नाइट्राइड, सीजियम नाइट्रेट, लिथियम टेंथेलेट, जिसका सूत्र है LiTaO4, और पॉलीविनाइल फ्लोराइड, ये परावैद्युता के उदाहरण हैं। तो ये हमारा चैप्टर ठोस अवस्था आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये चैप्टर के वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।